दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और मैं एक शराबी हूँ। हाय ऋषि। और हाय ऋषि भाई। एक जमाना एक जमाना था कि गली में चिल्ला चिल्ला के मैं खुद ही रिकॉर्डिंग करवा देता था। तो खैर, तो आज मैं ईश्वर की कृपा से सोबर हूँ और थैंक यू वेरी मच आप के ग्रुप का और राजेश भाई का मुझे इनवाइट करने के लिए रिजेंटमेंट टॉपिक पे। और जैसे कहते हैं कि रिजेंटमेंट नंबर 1 ऑफेंडर है, मतलब ये एक नंबर 1 का अपराधी है, ये हिस्ट्री शीटर है हमारी इमोशनल लाइफ में। ये मतलब बाकी तो छोटे मोटे होते हैं ना, फियर वगैरह भी इंपॉर्टेंट है लेकिन भी घातक है, लेकिन ये जो है ना, ये बड़ा घातक है। क्योंकि फियर दिखता है, किसी भी कारण से दिखता है। एक इमोशनल स्टेट आती है कि फियर निकल जाता है, जैसे कि फियर है, मतलब फिर भी एक इमोशनल स्टेट आती है कि फियर निकल जाता है। ये रिजेंटमेंट जो है ना, ये पड़ा रहता है और मेरे जीवन में अपनी बदबू फैलाता रहता है, पड़ा रहता है, मेरे जीवन में अपना जहर घोलता रहता है। रिजेंटमेंट क्या है, ये सभी को पता है। रिजेंटमेंट किस किस से है, ये भी पता है। कितनी गहरी है, ये भी पता है। और कोशिशें भी करी है, ऐसी बात कोई है कि रिजेंटमेंट जाने की कोशिश नहीं करते। हम तो कोशिश करते हैं, पता है कि अब रिजेंटमेंट से कुछ होना नहीं है, पर फिर भी जिसके प्रति रिजेंटमेंट होती है वो रहती है। उसको देखते ही, उसका विचार आते ही ना, मेरा मन ना मैला हो जाता है, मन में कुछ ना खट्टा खट्टा सा हो जाता है, जीवन का ना स्वाद बेकार हो जाता है। कुछ ऐसा विचार आते ही उस व्यक्ति के बारे में, उस इंसिडेंट्स के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में अजीब सा हो जाता है। तो रिजेंटमेंट आती क्यों है? अभी रिजेंटमेंट आने के तो कारण कई सारे हो सकते हैं, पर ये बात तो पक्का है कि रिजेंटमेंट जीवन में आती है। एक जीवन जब चलता है ना आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन में अक्सर रिजेंटमेंट पैदा हो जाती है। तो कई, केवल किसी कुछ व्यक्तियों के प्रति रिजेंटमेंट हो, फैमिली मेंबर्स के प्रति रिजेंटमेंट हो, या पड़ोसियों के प्रति रिजेंटमेंट हो, टीचर के प्रति रिजेंटमेंट हो, बॉस के प्रति, सभी को रिजेंटमेंट होती है। जो जो जहां जहां जितने जितने बॉसेस रहे हैं, 10 बॉस रहे हैं, 15 बॉस रहे हैं, जो भी। अब कोई आदमी था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, उठना बैठना था। उस भाई ने, बहुत पहले की बात है, मकान ले लिया, और मकान ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। अब मैंने मकान लिया नहीं था, तो उसने मुझे मकान ले लिया, मुझे बताया तक नहीं, और मुझे उस आदमी से रिजेंटमेंट हो गई, उस लड़के से। क्यों रिजेंटमेंट हो गई पता नहीं। मेरा जो स्वय है कुछ इस तरह का है कि जब तक उसने मकान नहीं लिया था तो बहुत बढ़िया था, और मकान ले लिया और बताया नहीं। जब मुझे पता चला कि मकान की मिठाई खिलाने आया, तब मुझे हल्की सी रिजेंटमेंट हो गई। अब कहने के तौर पे तो रिजेंटमेंट इस बात से हुई कि मुझे बताया क्यों नहीं, पर ज्यादा बड़ी रिजेंटमेंट इस बात की थी कि यार इसने मकान ले लिया, मैंने नहीं लिया। तो रिजेंटमेंट इस कारण से भी हो जाती है। तो रिजेंटमेंट किस कारण से मेरे जीवन में हुई, बहुत सारे कारणों से अलग अलग समय पे हुई। तो मुझे ना छोटी छोटी बातों पे रिजेंटमेंट हुई पड़ी है। मैं जब अपने यहाँ पर आया और स्टेप्स वगैरह करने चालू करे, तो मुझे पता चलने लगा कि रिजेंटमेंट मुझे किस किस कारण से हुई है। मेरी बहन ने एक बार मेरी पिटाई कर दी, अक्सर मेरी मदर के सामने मेरी बुराई कर देती थी, अक्सर कुछ और किसी ने मजाक कर दिया, उससे रिजेंटमेंट हो गई। मेरी जो बड़ी सिस्टर का जो हस्बैंड था, उससे मुझे रिजेंटमेंट हो गई थी। मुझे अपने भाई से रिजेंटमेंट थी, किसी ना किसी कारण से। तो मेरे भाई से बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट थी, मुझे अपने टीचर से रिजेंटमेंट थी, मुझे इससे रिजेंटमेंट थी, मुझे उससे रिजेंटमेंट थी। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी ना, मेरा जीवन आगे चल नहीं पा रहा था। जब मैंने स्टेप्स किए तो मैंने देखा मेरे को रिजेंटमेंट उस समय से है जिस समय मैं 4 साल का था। मान लीजिए कि जिस समय होश संभाला, उसी समय से मेरे मन में रिजेंटमेंट थी। और रिजेंटमेंट इतनी ग्रिपिंग हो चुकी थी, इतनी गहरी हो चुकी थी कि मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। मुझे तो जब मैं ए में आया, मैंने स्टेप्स करे, मैंने जितनी भी कोशिश करी, मैं 6-7 साल तक कोशिश करता रहा, लगातार कोशिश करता, पर रिजेंटमेंट जाती नहीं थी। मैं कहता था कि मैं इस फलाने आदमी को माफ करता हूं, पर जाती नहीं थी। पता नहीं कैसे नहीं जाती थी, रिजेंटमेंट मेरे अंदर हमेशा रहती थी। तो जब मैं यहाँ पर 6-7 साल बीत गए, और जब मैंने
मतलब दूसरी तरह की हेल्प भी लेना चालू किया, ए के शेयरिंग्स को यूट्यूब पे सुनना चालू किया, कुछ और लिटरेचर पढ़ना चालू किया, बल्कि ए से बाहर का लिटरेचर भी पढ़ना चालू किया, तो दिमाग मेरा थोड़ा थोड़ा खिलना खुलना स्टार्ट हुआ। और मुझे मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो रिजेंटमेंट है मेरी, लगभग ऐसी ही बात थी कि जैसे एक आदमी है और वो आदमी ने किसी को पकड़ लिया, कांस्टेबल है पुलिस का। अब उस दूसरा जो बंदा है कैदी को पकड़ लिया। अब कैदी और जिसने पकड़ा हुआ है, जो जेलर है और जो कैदी है, दोनों एक साथ जा रहे हैं, पुलिस का कांस्टेबल और कैदी एक साथ जा रहे हैं। अब जंजीर का एक हिस्सा जो है वो कैदी के हाथ में बंधा हुआ है और एक हिस्सा जो है वो जो कांस्टेबल है पुलिस का उसके हाथ में बंधा हुआ है, लेकिन बंदी दोनों ही है, बंदी दोनों ही है। ना वो कांस्टेबल कहीं भाग सकता है, ना वो कांस्टेबल आजाद है, और ना वो आदमी जो कैदी है वो आजाद है। अब कैदी को आजाद करे, अगर खुद को आजाद करना है तो कैदी को आजाद करना पड़ेगा, चेन काटनी पड़ेगी, कैदी तू जा, जब ही खुद फ्री हो पाएगा। और जब तक ऐसा संभव नहीं है कि कैदी को आजाद ना किया जाए और खुद फ्री हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये मेरी रिजेंटमेंट के साथ स्थिति ऐसी थी, मुझे जिसके प्रति भी रिजेंटमेंट थी वो कैदी के समान था, और मैं उस कांस्टेबल के समान था, पुलिस कांस्टेबल के समान, जिसने वो कैदी को पकड़ रखा था। अगर खुद आजाद होना है, खुद की फ्रीडम चाहिए, तो कैदी को छोड़ना पड़ेगा, यानी माफ करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। अगर फॉरगिव ना करूं तो मैं खुद भी आजाद नहीं होता। ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसे कांस्टेबल ने कैदी को पकड़ रखा है, जेल का एक कुंदा उसके हाथ में है, दूसरा कुंदा कैदी के हाथ में है। अगर चेन काटेगा, फ्री होंगे तो दोनों ही होंगे, नहीं तो कोई भी फ्री नहीं होगा। ये इक्वेशन है रिजेंटमेंट का। अब मुझे रिजेंटमेंट थी अपने बड़ी बहन के पति के प्रति, बहुत तगड़ी रिजेंटमेंट थी। बचपन में उसने मेरी पिटाई कर दी थी और उल्टी सीधी बातें करता रहता था मेरे बारे में, कहता था ये कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाएगा, पेपर पे लिख के देता था। मुझे बहुत रिजेंटमेंट थी उसके प्रति। मेरे भाई के बारे में भी ऐसे ही बोलता था वो, बहुत रिजेंटमेंट थी। मुझे तो लगता है कि मेरे परिवार की जो इमोशनल हालत है उसने खराब करी है, बहुत रिजेंटमेंट थी उसके प्रति। अब चक्कर तो ये है कि अगर मुझे खुद आजाद होना है इस रिजेंटमेंट से, तो उसको माफ करना पड़ेगा। तो मैं माफ क्यों नहीं कर पा रहा था 6-7 साल में? मेरे साथ समस्या ये थी, ये 6-7 साल में उनकी बात कर रहा हूं जब मैं ए में आ गया था, मैं उन सालों की बात नहीं कर रहा जब बचपन से तो रिजल्ट लेके आ ही रहा था। पर ए में जब स्टेप्स करने स्टार्ट करे, तो उस समय जब स्टेप्स की प्रक्रिया में था, उस समय माफ नहीं कर पा रहा था। कारण उसका ये था कि मेरा जो अप्रोच थी ना, मुझे ये समझ में नहीं आया था कि भैया जब तक प्रिजनर को नहीं छोड़ेगा तू भी फ्री नहीं होगा। ये तो केवल 2 शब्द हैं कि एक कांस्टेबल है, दूसरा प्रिजनर है। हालांकि हालात तो असल में ये है, जब तक चेन बंधी हुई है दोनों ही प्रिजनर हैं चेन के। आजाद होंगे दोनों होंगे, कैदी रहेंगे दोनों रहेंगे। तो मैं कैदी ही था। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि भाई किसी के प्रति मैं रिजेंटमेंट रखता हूं, उससे उसको नुकसान नहीं होगा। अब पता नहीं उसको होगा नहीं होगा, पर मुझे इतना पता है कि अगर मैं किसी के प्रति रिजेंटमेंट रखता हूं तो मैंने उसको कैदी रखा हुआ है, और जब तक मैं कैदी को नहीं छोड़ता मैं नहीं छूटूंगा। इसका मतलब छूट रहे हैं तो दोनों छूट रहे हैं। और चाहे वो जेल के अंदर बंद हो, मैं जेल के दरवाजे पर खड़ा रहूं, लेकिन बंधा तो मैं भी हुआ हूं ना जेल से। जब तक सारे के सारे कैदी फ्री हो जाएं तो फिर तो जेलर भी फ्री है, जब तक कैदी फ्री नहीं होंगे जेलर बिल्कुल फ्री नहीं है। तो मेरे को प्रॉब्लम ये थी उस व्यक्ति से, उस आदमी से, आज नहीं है, ये प्रॉब्लम थी कि मैं उसको कैसे माफ कर दूं। जैसे होता है ना कि भाई कोई आदमी आपके 50,000 रुपए लेके भाग गया, जब तक वो आपके 50,000 वापिस ना कर दे आप कैसे माफ कर दो। मान लो कि उसने 10,000 वापिस कर दिए, 40,000 फिर भी रह गए, तो कैसे माफ कर दो। फिर 10,000 वापिस कर दिए, 30,000 फिर रह गए, फिर कैसे माफ कर दो। तो यहां पे प्रॉब्लम ये थी कि जब तक मेरा जो गया है, जब तक वो वापिस ना आ जाए,
और उसके ऊपर कुछ ना आ जाए तो मैं कैसे माफ कर दूं। तो मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि मैं माफ तो कर दूं लेकिन मेरा घाटा हो जाएगा। ये आदमी जिसने मेरी सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचाई है, मेरे जीवन को चोट पहुंचाई है, मेरे कैरियर को चोट पहुंचाई है, मेरी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है, मेरा परिवार के संबंध है, जिसको भी चोट पहुंचाई है, इसे मैं माफ तो कर दूं, पर मेरा जो बकाया है वो कौन वापस लेगा, वो कैसे वापस आएगा। जो मेरे रिलेशन खराब हुए हैं, जो मेरी सेल्फ एस्टीम खराब हुई है, जो मेरी इमोशन खराब हुई है, जो मेरा पैसा, मेरा कैरियर, जो भी चीज हर्ट हुई है, वो वापस कैसे आएगा। प्रॉब्लम तो यहां पर थी। तो माफ करने का सीधा सीधा मतलब तो मैं घाटे में चला जाऊं, ऐसी मेरी जब तक की सोच थी। तो जिस तरीके से मैंने जब यहां पर आया, तो मुझे जब बार बार स्टेप करने से समझ में आता है ना, तो बार बार मुझे ना अंत में एक बात समझ में आई कि ये जो इक्वेशन है ना तेरा, कि अगर तूने माफ कर दिया तो तेरा तो घाटा हो गया, तूने तो माफ कर दिया, लेकिन तेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये थी कि वो आदमी दोषी है, और मेरा जो दिमाग कहता है ना कि दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब मुझे कोई खबर मिल जाए कि एक आदमी ने 5 मर्डर करे और कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, जैसे मुझे खबर मिलेगी कि इस आदमी ने 5 मर्डर करे और कोर्ट ने इसे बरी कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगेगा। कोर्ट ने क्यों बरी कर दिया, क्यों माफ कर दिया ऐसे आदमी को, इसने इतना जघन्य अपराध किया है, माफ क्यों कर दिया। तो माफी के बीच में, मेरे और माफी के बीच में, मैं माफी को एक्सेप्ट कर लूं या माफी इस व्यक्ति को मिल जानी चाहिए जो मर्डर है, इसके बीच में एक चीज आती है, और वो चीज आती है, मैं आदमी को गिल्टी मानता हूं। मैं आदमी को गिल्टी मानता हूं, और गिल्टी आदमी को कैसे छोड़ दिया जाए। मान लीजिए कि मैं सो रहा हूं बिस्तर में, और बिस्तर के नीचे कोई बिच्छू है, तो मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूं। पर अगर बिस्तर के नीचे बिच्छू है तो मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा, चाहे कितनी कोशिश कर लूं। तो रिजेंटमेंट ऐसे बिच्छुओं की तरह मेरे बिस्तर के नीचे रहती है, और मैं चैन से रह नहीं पाता, क्योंकि मुझे पता है बिच्छू है तो इसे मारना पड़ेगा या भगाना पड़ेगा, और मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे बिच्छू से खतरा है। मुझे वो हर आदमी जिससे रिजेंटमेंट है, वो एक ना एक प्रकार का बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा या सांप ही दिखता है। किसी ना किसी प्रकार का सांप ही दिखना है जिसने डंक मार लिया है मुझे, और उसका विष मेरे अंदर अब तक है। तो एनएलपी में एक चीज कहते हैं कि मैप इज नॉट द टेरिटरी। ये जो भी इंसिडेंसेस मेरे साथ हुए हैं ना, अब वो इंसिडेंसेस नहीं है, अब ये उनकी बस मेमोरी रह गई है मेरे दिमाग में। तो मेरे जो जीजा जी हैं, जो मेरी बड़ी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने मेरे साथ 5-7 बार बुरा व्यवहार किया या 45 बार बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज वो सत्य नहीं है, वो उसी दिन सत्य था जिस दिन वो हुआ, और पूर्ण सत्य तो उस दिन भी नहीं था। लेकिन जो भी था वो रियलिटी आज की नहीं है। आज मेरे दिमाग में ना, उसका एक दिमाग के अंदर स्मृति में एक खाका रह गया है। आज मैं जो परेशान हो रहा हूं वो इंसिडेंट से परेशान नहीं हो रहा हूं, आज मैं उस इंसिडेंट की स्मृति से परेशान हो रहा हूं, जो उसकी मेमोरी है ना मेरे दिमाग में, उस मेमोरी से परेशान हो रहा हूं। मुझे बार बार जो याददाश्त आती है कि मेरे साथ गलत हुआ, इस आदमी ने गलत किया, ये आदमी दोषी है। जब तक ये मेमोरी रीफ्रेम नहीं होती ना, ये मुझे लगातार ऐसे ही अफेक्ट करती रहेगी, जैसे आज भी मेरी सेरेनिटी को भंग कर देता है अगर किसी को मैं गलत मानूं तो। आज भी तो मुझे रिजेंटमेंट से निकलने के लिए क्या करना पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जैसे मैं उस आदमी को दोषी मानता था, मुझे उस आदमी को इनोसेंट देखना पड़ा, मुझे उस आदमी को निर्दोष देखना पड़ा, ये मुझे देखना पड़ा। अब कैसे देखूं, इतने सारे इंसिडेंसेस हुए थे, इस आदमी को निर्दोष कैसे मानूं, है ना। तो किसी आदमी जिसने मेरी समझ में पाप किया था, जो कि पापी है,
अब पापी को माफ कैसे करा जाए, है ना। तो मुझे उस आदमी को निर्दोष देखना पड़ा, और निर्दोष देखा कैसे, कि भाई उसका शरीर में उसकी खाल गलत नहीं है, उसकी आंखें गलत नहीं है, उसके शरीर में जो खून बह रहा है वो गलत नहीं है। तो बजाय कि उससे पाप हुआ है, बजाय ये मान के कि उसने पाप किया है, उससे गलती हुई है ये मान लेता हूं। एक होती है ना, टू एयर इज ह्यूमन, गलतियां करना इंसान, मतलब इट्स जस्ट ह्यूमन थिंग, कोई भी गलती कर सकता है। तो बजाय ये मानने की कि उसने पाप किया है, मैं ये मान लेता हूं कि उससे गलती हुई है, और गलती माफ करना मेरे लिए संभव है। तो मैंने जो जिस तरह से रिजेंटमेंट से डील किया, मैंने एक डायरी बनाई। और होता क्या है रिजेंटमेंट के केस में, कि मैं जनरली क्या करता था पहले, कि आदमी का नाम लिखा, फिर उसने जो करा वो लिखा, फिर मेरा कौन सा हिस्सा अफेक्ट हुआ, उस तरीके से करता था। उस तरह से काम नहीं हो पा रहा था। जो मैंने नया तरीका सीखा, वो तरीका ये था कि अगर मुझे किसी आदमी से घृणा है, मुझे किसी आदमी से रिजेंटमेंट है, मुझे किसी आदमी से इस तरह की चिढ़न है, तो मैंने उसका नाम लिखा, और अपनी मेमोरी में जाके, अपने कालांतर में जाके, कि इस आदमी के जो मेरे साथ पहला इंटरेक्शन हुआ था, तब इसने मेरे खिलाफ क्या किया था, मैंने देखा एक्चुअली मेमोरी में जाके अपनी। फिर इसका जो दूसरा इंसिडेंस हुआ था, उसने क्या किया, तीसरा इंसिडेंस हुआ तो क्या किया, और एक एक इंसिडेंस पे जाके मैंने उसे माफ करा। तो ये व्यक्ति जो था, जब ये पहली बार इसने आया, तो इसने कहा मेरी मम्मी से कि ये लड़का खेलने में बहुत ध्यान देता है, पढ़ने में ध्यान नहीं देता। ये बात मुझे बुरी लगी। ये पहला इंसिडेंस था जब मुझे वो आदमी बुरा लगा। तो मैंने उसके नीचे लिखा इस तरीके से कि आज मैं इस आदमी को इस गलती के लिए माफ करता हूं। इसने अनजाने में ये बोल दिया, इसको पता नहीं है कि किसकी क्या जरूरत होती है, आज मैं इसे माफ करता हूं। दूसरी गलती जो करी, तो ऐसा करना मेरे लिए जरूरी क्यों है। अगर मेरे किचन में 5 मरे चूहे पड़े हों, किचन बंद करूंगा तो एकदम बदबू सी फैल जाएगी ना। मैं किचन का जो एग्जॉस्ट है उसे भी चला दूं, और खिड़कियां खोल दूं, और दरवाजा भी खोल दूं किचन का, तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी बेस के ऊपर तो निकल जाएगी, बदबू निकल जाएगी। परंतु थोड़ी देर पश्चात क्या होगा, चूहे तो वहीं पे मरे पड़े हैं ना, थोड़ी देर बाद फिर बदबू पैदा हो जाएगी। वही मेरे जीवन में होता था। एक बार मैंने इंसिडेंस, मैं क्या करता था, व्यक्ति को माफ करने की कोशिश करता था। मैं जो इंसिडेंसेस होते थे ना, उनको उनको रिफ्रेम करने की कोशिश नहीं करता था। मैं जो जो कोशिश करता था कि मैं फलाने आदमी को माफ कर दूं, पर उसने जो गलतियां मेरे जीवन में करी है, मेरे खिलाफ जो मुझे लगता है कि इसने मुझे ऑफेंस करी है, उनको एक एक करके माफ करने की कोशिश नहीं करता था। तो जैसे कि कोई कैदी होता है ना कोर्ट के अंदर, तो उसके ऊपर 10 चार्जेस होते हैं। तो कोर्ट जो माफ कर रही होती है, लास्ट में जज जो माफ कर रहा होता है, मैं तो वकील हूं नहीं, फिल्मों में देखा है, ऐसे ही बता रहा हूं, कि भाई गिल्टी ऑफ दिस थिंग एक्विटेड, यू नो, गिल्टी ऑफ दिस थिंग प्लीडेड नॉट गिल्टी, गिल्टी ऑफ दिस चार्ज ऑफ दिस थिंग प्लीडेड नॉट गिल्टी। इस आदमी पे ये अपराध है, निर्दोष माना जाता है। इस आदमी पे ये अपराध है, निर्दोष माना जाता है। इस आदमी पे ये अपराध है, निर्दोष माना जाता है। इस आदमी पे ये अपराध है, निर्दोष माना जाता है। तो मैं इस तरह से एक एक इंसिडेंसेस पे जाके उस आदमी को माफ करा। पर बात तो ये थी कि मैं माफ कैसे कर दूं। पहला प्रश्न जो था कि मैं इस आदमी को माफ तो कर दूं, पर मेरा तो इसमें घाटा है ना, मेरे को तो कुछ वसूलना था। इस आदमी ने जो मेरे साथ ये कहा था, या मेरी बार मेरे को थप्पड़ मारा था, ये अगर ये वापिस आ जाए, मैं वापिस इसके थप्पड़ मार लूं, या तो हिसाब वैसे बराबर हो जाए। अब मैं तो हिसाब बराबर करने के चक्कर में पड़ा हुआ हूं ना। आदमी के नेचर ऐसा होता है कि अगर मैं आज आपको फूल दे दूं, तो कल आप मुझको स्माइल देंगे। किसी भी तरीके से ना अपने जीवन का आदमी हिसाब बराबर करने के चक्कर में हमेशा लगा रहता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो। आज मैं आपसे इज्जत से बात करूं, कल आप मेरे से इज्जत से बात करेंगे, या मेरे पीछे किसी के सामने मेरी बड़ाई करेंगे, या मेरे बारे में जब भी सोचेंगे तो मन में कुछ अच्छा सोचेंगे। इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो हिसाब बराबर जरूर करता है। इंसान की टेंडेंसी होती है कि वो हिसाब बराबर जरूर करता है। तो यहां पे रिजेंटमेंट में प्रॉब्लम क्या है, कि मैं क्यों माफ करूं उसको, मुझे तो अपना हिसाब बराबर करना है। मैं ऊपर से बोल देता हूं कि मैं फलाने व्यक्ति को माफ करना चाहता हूं, लेकिन पेट के अंदर मेरे महसूस हो रहा है कि हिसाब बराबर नहीं हुआ है।
ये मैं सोच भी नहीं रहा हूं कि मुझे हिसाब बराबर करना है, पर मेरा जो मस्तिष्क है ना, उसको आदत है हिसाब बराबर करने की। और ये जो रिजेंटमेंट का केस है ना, इसमें हिसाब बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि काफी लोग होंगे नहीं, और होंगे भी तो वो आके क्यों माफी मांगे, और कोई ऐसा मौका आएगा नहीं कि मैं वापस जाके उस आदमी के थप्पड़ मार दूं। तो हिसाब तो बराबर नहीं होगा, हिसाब बराबर हो नहीं सकता इसमें। और अगर हिसाब बराबर नहीं हो सकता तो हो क्या सकता है? तो मान लो किसी आदमी ने आपके 5 रुपए लिए, आप आइडियली तो हिसाब बराबर करने को आप उसको आपके 5 रुपए वापस करने चाहिए, तब हिसाब बराबर होगा। पर ये ह्यूमन इक्वेशन है। इक्वेशन का तो मतलब ही होता है ना चीजों को इक्वेट करना। इक्वेशन का तो मतलब ही होता है इक्वल साइड की दो साइड कुछ होती है ना, लेफ्ट और राइट दो साइड होती है। तो मैं इक्वेशन भिड़ाने में लगा हुआ हूं, क्योंकि इंसान इक्वेशन से ऊपर कुछ सोच नहीं सकता कि चीजें बराबर हो जाएं, इससे ऊपर इंसान कुछ सोच नहीं सकता। इसके लिए मुझे हायर पावर के पास जाना पड़ता है। तो इस आदमी ने 5 बार मेरे साथ ऐसा 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 किया, इस कारण से मुझे इसके साथ रिजेंटमेंट है, या फलाने आदमी के साथ इस कारण से मेरे को रिजेंटमेंट है, वो 4 इंसिडेंसेस। तो मुझे एक एक ट्रांजैक्शन, ये 4 ट्रांजैक्शन या 5 ट्रांजैक्शन जो उसके साथ हुए हैं ना, ये पांचों के पांचों ट्रांजैक्शन में जाकर फायदा देखना पड़ता है अपना, तब जाके हिसाब मेरे मन को बराबर लगता है। तो किसी आदमी ने मुझसे 5 रुपए लिए, मैं उससे 5 रुपए मांग रहा हूं, इतनी देर में कोई तीसरा व्यक्ति वहां पे आता है, कहता भाई अगर ये तू 5 रुपए छोड़ दे तो मैं तेरे को 50 रुपए दूंगा और उसको भी 50 रुपए दूंगा। अब बता तू अपने 5 रुपए छोड़ने को तैयार है या नहीं? जब 10 गुना का एकदम चेंज दिखता है ना, मैं सोचता हूं यार 5 रुपए अगर मिल भी जाए तो बस 5 ही रुपए मिल देंगे। पर ये आदमी कह रहा है अगर मैं 5 रुपए छोड़ दूं तो मुझे 50 रुपए देगा, सीधा 45 का फायदा। और कोई भी आदमी, ये बहुत अच्छी बात है ह्यूमन मानवता के अंदर, फायदे का सौदा करने से कभी नहीं कतराता। तो कोई आदमी अगर मुझे आके, तीसरा आदमी कोई तीसरा फैक्टर आके दे कि भाई 50 रुपए ले ले और ये 5 रुपए छोड़ दे अपने, तो मैं एकदम कर लूंगा। तो रिजेंटमेंट को पार कैसे निकालना है, जो ये तरीका मैं जिस तरीके को अपनाया, कि एक आदमी के साथ 4 इंसिडेंसेस हुए हैं, 5 इंसिडेंसेस हुए हैं, 10 इंसिडेंसेस हुए हैं, मेमोरी लेन में जाएंगे तो दिखेगा। बचपन के 7 साल की उम्र का इंसिडेंस दिखेगा, फिर 11 साल की उम्र का दिखेगा, फिर 9 साल की उम्र का भी दिखेगा। जरूरी नहीं सीक्वेंस में आएंगे, परंतु आएंगे। तो पहला इंसिडेंस जब याद करता हूं उस आदमी के साथ, मेरी ऐसी सोच क्यों बनी कि आदमी गिल्टी है, ऐसा हुआ क्या? तो पहला इंसिडेंस, इस आदमी ने मेरे को जो भी मेरे को बदतमीज बच्चा बताया, इस आदमी ने मेरे को थप्पड़ मारा। अब मेरा इक्वेशन, इंसानी इक्वेशन क्या कह रहा है कि मैं भी उसके थप्पड़ मारूं, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, वो आदमी में आके दुनिया के सामने आके मेरे पैरों में पड़े, माफी मांगे। पर ये दोनों संभावनाएं संभव नहीं है, होंगी नहीं। मैं तो इन्हीं संभावनाओं का वेट कर रहा हूं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं उसके थप्पड़ मार दूं, और अपने दिमाग के अंदर मारता भी रहता हूं। लेकिन रियल में जो फीलिंग आएगी थप्पड़ मार के, जो हाथ को महसूस होगा, उसके गाल को जो लाल देख के महसूस होगा, वो दिख नहीं रहा सामने, वो संभावना अब संभव है नहीं। उसमें दूसरा इक्वेशन ये है कि आदमी आके 10 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने मेरे पैर पड़े, और तब मैं उसे माफ करूं। जैसा फिल्मों में होता है ना, जाके विलेन फिर जाके हीरो के पैर में पड़ जाता है, वैसा हो। और वैसा नहीं होने वाला। तो अगर मेरे 5 रुपए का लॉस हुआ है, तो भगवान ये ना इक्वेशन का नंबर ही नहीं जानता। भगवान को एक मैथमेटिकल साइन बिल्कुल नहीं आता, एक माइनस, भगवान जानते ही नहीं माइनस क्या है। दूसरा इक्वेशन, और तीसरा फ्रैक्शन। ये नंबर जो है ना, भगवान जानते ही नहीं। भगवान दो ही नंबर जानता है, प्लस और मल्टीप्लाई, बल्कि प्लस का भी बहुत कम यूज करता है। ईश्वर जो है, नेचर जो है, मल्टीप्लाई का नंबर जानती है, बस किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर देगी। दैट इज द ओनली नंबर नेचर नोज। तो अब वो आदमी मुझसे आके माफी मांगे या मैं उसके थप्पड़ मारूं, दोनों संभावनाएं संभव नहीं है। उसने मेरे थप्पड़ मारा था, वो थप्पड़ आज भी मेरे जो स्मृति है ना उस पर अंकित है। तो मैं जब पहला इंसिडेंस लिख रहा हूं, ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस होंगे जहां उसने मेरी बेइज्जती करी होगी या कुछ और हर्ट किया होगा। तो उस इंसिडेंस को लगते हुए मैं वाकई ऐसा लिखता हूं कि इस आदमी ने मेरे को, जब मैं 7 साल का था, थप्पड़ मारा।
मैं छोटा था, मैंने अपने आप को लाचार महसूस किया, और हिंदी में लिखता हूं मोटा मोटा, मैंने अपने आप को लाचार महसूस किया, पर आज मैं इसे माफ करता हूं। बात यहां पे रोकनी नहीं है कि आज माफ करता हूं, पूरा का पूरा अरेंजमेंट लिखना है। आज मैं इसे माफ करता हूं क्योंकि इसको माफ करने में मेरी भी भलाई है, इसकी भी भलाई है, और इस अरेंजमेंट में ईश्वर भी खुश है। तो आज मैं इस व्यक्ति को मानसिक रूप से अपने मन से माफ करता हूं। अब पूरा लिखता हूं पैराग्राफ एक एक इंसिडेंट्स के लिए। मैं इस व्यक्ति को अपने मन से माफ करता हूं, अपने दिल से माफ करता हूं, अपने मस्तिष्क से माफ करता हूं, अपने दिल से माफ करता हूं, और अपने अध्यात्म से माफ करता हूं। और इस ट्रांजैक्शन में और इस सौदे में ईश्वर मुझे 10 गुनी तरक्की दे रहा है, उसे एक्सेप्ट करता हूं। इस सौदे में सौदा ही लिखता हूं, जैसे हिंदी में सौदा लिखते हैं, इन दिस ट्रांजैक्शन गॉड इज गिविंग मी 10% इंक्रीज एंड आई एक्सेप्ट इट, ऐसे ही लिखता हूं। तो दिस पर्सन ऑफेंडेड मी बाय स्लैपिंग व्हेन आई वाज जस्ट 7 years of age, आई रिलीव दिस पर्सन ऑफ दिस गिल्ट। मैं तो ऐसे ही लिखता हूं, आई रिलीव दिस पर्सन, मैं इस आदमी को इस सजा से, इस गुनाह से माफ करता हूं। आई रिलीव दिस पर्सन ऑफ दिस गिल्ट मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली। And in this arrangement, I accept the 10 time increase God is giving me in return. ये जरूर लिखता हूं कि I accept the 10 time increase that God is giving me in return. उस 10 गुना जो मुझे फायदा हो रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करता हूं, और इस चीज को मैं अपने कमरे के अंदर बोलता हूं। मैंने उसे माफ किया, अरे ऐसे माफ नहीं होता, मैंने उसे माफ कर दिया, ऐसे बोलना पड़ता है। क्योंकि मेरे को ना ऊंचा सुनने, मेरे इमोशंस है ना, मेरा दिमाग तो धीरे धीरे सुख बगाहट सुनता रहता है, पर मेरा जो इमोशंस है ना, जो मेरा दिल है, उसे ना ऊंचा सुनने की आदत है। तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, जा मैं तुझे माफ करता हूं मेंटली, जा मैं तुझे माफ करता हूं स्पिरिचुअली, जा मैं तुझे माफ करता हूं इमोशनली। और इसलिए माफ कर रहा हूं कि तेरे को माफ करते ही जो भगवान मुझे 10% इंक्रीज दे, 10 गुना जो 10 गुना जो इंक्रीज दे रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये फायदे का सौदा है, इसलिए माफ कर दिया तुझे। पहले इंसिडेंस पे माफ कर दिया, दूसरे पे माफ कर दिया, तीसरे पे माफ कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं जितने भी इंसिडेंसेस मुझे याद आते हैं, मैं उतने इंसिडेंसेस को जब माफ करता हूं ना, तो मैप बदल जाता है। जो मैप है ना उस आदमी के प्रति, मेरे दिमाग में जो स्केच होता है कि दोषी है दोषी है, अगर सारे गुनाह माफ हो गए तो वो दोषी कैसे रहा। और फिर जब वापस जाके मैं इसी इंसिडेंस के बारे में सोचता हूं ना, तो चक्कर क्या है, उसके डिटेल्स तो सेम रहते हैं कि उसने थप्पड़ मारा मेरे, लेकिन डिटेल्स वही रहते हैं। लेकिन डिटेल्स के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट होता है ना मेरा, कि मुझे बुरा लगा, इसने पाप कर दिया, वो जो इमोशनल अटैचमेंट, जो इमोशनल हीट अटैच होती है ना, वो लूज हो जाती है। ये मेंटली रिफ्रेम करना पड़ता है अपनी मेमोरी में जाके एक एक इंसिडेंस को। किसी आदमी ने मेरे 10,000 रुपए लिए, मुझे कभी नहीं दिए वापस। मैं उसको ढूंढता रहा, लिखा उसको कि भाई इस आदमी ने 10,000 रुपए लिए, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ चीट हुआ, पर आज भगवान इसके बदले मुझे 1 लाख देने को तैयार है, मुझे 10 रुपए छोड़ने पड़ेंगे। एक्चुअली नंबर ही लिखता हूं। आज भगवान 1 लाख देने को तैयार है, मुझे 10,000 छोड़ने पड़ेंगे। क्या मैं इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करूंगा? मेरा दिल कहता है हाँ, क्यों नहीं, ये तो फायदे का सौदा है। और फायदे का सौदा कर डालता हूं, फिर उसके ऊपर लिखता हूं पेज के ऊपर, फायदे का सौदा हो जाता है। तो दिमाग जो मेरा है ना, मेरा दिमाग जो है, मैं अपने संदर्भ में बात कर रहा हूं, जब तक फायदे का सौदा नहीं होगा, फॉरगिवनेस में प्रॉब्लम ही ये है कि फायदे का सौदा नहीं दिखता। फायदे का सौदा क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैं सही तरीके से सारे ट्रांजैक्शन को नहीं देख रहा। अगर मैं पेपर पे लिख के कहूं ना, इससे 10 गुना फायदा हो रहा है मुझे, इस आदमी के प्रति जो रिजेंटमेंट है, वो जो पनिशमेंट मैं उसे देने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें मुझे 5 रुपए मिल रहे हैं,
और पनिशमेंट नहीं देता तो 50 रुपए मिल रहे हैं, अब बताओ क्या करना है ऋषि जी? ऋषि कहते हैं 50 रुपए का सौदा करना है माफ करके। एक एक इंसिडेंस में ऐसा करता हूं, उससे मेरी रिजेंटमेंट चली गई। जो जो मोटी मोटे लोगों से मुझे रिजेंटमेंट थी, इंस्टीट्यूशन से, पार्टी से, परिवार वाले लोगों से, टीचर से, एजुकेशन सिस्टम से, सबको माफ कर दिया एक एक इंसिडेंट से। और मैंने ये पाया अपने उसमें, ये बात सही थी कि मैंने जिन लोगों को प्रिजनर होल्ड किया हुआ था ना अपने कैद के अंदर, मेरे कैद खाने के अंदर जिन लोगों को मैंने, भाई अपने जीजा जी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, जो भी प्रिजनर होल्ड किया हुआ था मैंने, जब तक मैंने उनको कैदी बना के रखा था ना, मैं भी साला आजाद नहीं था। और जैसे ही मैंने उन्हें आजाद से छोड़ा, मैं खुद भी आजाद हो गया। जब कैदी नहीं कोई कैद खाने में, तो रखवाली करके मैं क्या करूंगा? जब कैद खाने में कोई कैदी ही नहीं है, तो रखवाली किसकी करनी? ताला किसका लगाना? पहरा किसका देना? कौन निकल के भाग सकता है? कोई कैदी भी है तो निकल के भाग नहीं सकता। दीवार कौन तोड़ेगा? और जो जेल में सुरंग कौन खोदेगा? कोई जेल में सुरंग नहीं खोदने वाला। मैंने देखा ये बात बिल्कुल सही थी, मैं खुद भी रिलीज हो गया। चक्कर क्या था, उस जो कड़ी थी ना, हथकड़ी जिसे कहते हैं, मैं वो तो मुझे उसे तो बांध रखा था, गलती से मैं भी बंध गया था उसमें, मैं भी नहीं छूट पा रहा था उससे। अब इक्वेशन ऐसा था कि भाई आजाद होंगे तो दोनों होंगे। जैसे उसे छोड़ा तो आजाद कैसे किया वो तो बता दिया मैंने, एक एक इंसिडेंस को लिख के। मोटे मोटे तौर पे मेरे साथ हुआ नहीं, मैं अपनी ईमानदारी से बता रहा हूं आपको। जैसे कि बताते हैं कि भाई एक आदमी की लिस्ट बनाओ, ये कर लो वो कर लो, जिन लोगों के प्रति रिजेंटमेंट है जिस उनको लिख लो, फिर क्या इंसिडेंसेस है। मेरे साथ हुआ नहीं। मेरे को तो एक एक इंसिडेंस, एक आदमी के सारे के सारे इंसिडेंट्स, और एक एक इंसिडेंस में माफ करना पड़ा। जैसे कोर्ट में केस चलता है ना, एक एक जितने भी आरोप होते हैं, जितने भी चार्जेस होते हैं, एक एक चार्ज के अगेंस्ट केस चलता है ना, एक एक चार्ज, ऐसे ही मुझे एक एक चार्ज के अगेंस्ट आदमी को माफ करना पड़ा। और माफ कैसे करना पड़ा कि माफ को फायदे का सौदा दिखाना पड़ा, और लिखना पड़ा कि इस सौदे में 10 गुना का फायदा है। बता क्या करेगा वो 5 रुपए लेगा या 50 रुपए लेगा, जो ऊपर वाला दे रहा है, वो करना पड़ा। और जैसे ही मैंने करा, मेरी रिजेंटमेंट कम होने लगी। अब मैं देखता हूं कि जैसे ही मैंने ये करा तो मैं खुद भी फ्री हो गया, खुद भी फ्री हो गया। जब मेंटली मैंने रीफ्रेम करा ना, तो मेरे अंदर से दूसरी तरह की एनर्जी आने लगी। आज मैं उस व्यक्ति को निर्दोष देख सकता हूं। मतलब किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि एक आदमी, एक कहानी पढ़ी थी मैंने छोटी सी, कि एक बार एक आदमी किसी नए देश गया, और नए देश के लोग, अब ये जो आदमी जो नए देश गया था, ये थोड़ी पावरफुल आदमी था। तो इसका सेक्रेटरी जो इसके साथ था, वो थोड़ा समझदार था, थोड़ा सूझबूझ वाला व्यक्ति था। तो जो वो नए देश में गया, तो वहां के लोग अंगूठा दिखाते थे जिसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन सेक्रेटरी समझदार था। सेक्रेटरी ने कहा कि भाई ये लोग जिसको दिल से पसंद करते हैं ना, उसका अंगूठा दिखाते हैं। अब इंसिडेंस अंगूठा दिखा नहीं है। तो जब ये वहां पर गया, तो हर आदमी ने पार्क में जाए तो अंगूठा दिखाए, ये बाहर रोड पे जाए तो अंगूठा दिखाए। पर इसके दिमाग में क्या था कि जो अंगूठा उसको दिखाते हैं जिसको दिल से पसंद करते हैं। तो ये स्माइल करके ना, उनकी तरफ स्माइल करके वेव करता था। और जब स्माइल करके वेव करता था, तो वो सामने वाला आदमी कहता है यार मैं तो इसे अंगूठा दिखा रहा हूं, फिर भी ये स्माइल करके वेव कर रहा है। वो भी स्माइल करके वेव करने लग जाता था। पूरी कहानी केवल एक फैक्ट को चेंज करने से पूरी चेंज हो गई। अगर वो सेक्रेटरी ये ना बताता कि भैया ये जो अंगूठा दिखाते हैं, जिसको गाली देनी होती है उसको अंगूठा दिखाते हैं, तो उसका तो पूरा का पूरा टूर बेकार हो जाता। केवल एक छोटा सा चेंज करने में कि भैया अंगूठा उसको दिखाते हैं जिसे ये प्रेम करते हैं, पूरी की पूरी यात्रा जो थी उसकी 2 हफ्ते की बहुत अच्छी गई। अब मैं जो हूं जीवन की यात्रा पे ही तो हूं, और मैं जीवन की यात्रा पे हूं, मुझे कुछ चीजें बता दी गई हैं जिससे मेरी यात्रा में विष घुल गया है।
बस उन इक्वेशन, वो जो लॉ है ना मेरे, वो जो लॉ है कि भाई किसी ने इंसल्ट कर ली तो तू इंसल्टेड फील हो रहा है। मेरे को क्या लगता है, मैं अपना जो मेरा जिस तरह से ईश्वर ने मुझे बताया बनाया है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। अगर कोई मेरी इंसल्ट करे और मैं उस समय ये सेंटेंस अपने आप से बोलूं कि जो भगवान की, जिसे भगवान ने बनाया उसकी इंसल्ट नहीं की जा सकती। अब किसी ने मुझसे कह दिया कि भैया आप तो काले हो रंग के, और मैं अपने आप से उस समय, अब जो उसने बोला उसका फर्क नहीं पड़ रहा, जो मैं अंदर उसे इंटरप्रेट कर रहा हूं उसका फर्क पड़ रहा है। तो मैं इंटरप्रेट करते हुए, अगर ये जो मेरे जो ट्रूथ होते हैं ना, जिससे ईश्वर बनाता है वो कुरूप हो ही नहीं सकता, ये बात अगर मैं बोल दूं अपने आप से, तो मुझे काला हूं, नाटा हूं, जैसा भी हूं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं जिस समाज में पैदा हुआ उसमें तो लोग ये बताते थे कि तुम्हारे अंदर कमी है। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो बताते थे कि भाई तेरा रंग सांवला है, तेरी नाक लंबी है, तू ऐसा है, तू वैसा है। तो अप्रिशिएट करने वाले, अनकंडीशनल लव करने वाले लोग तो मिले नहीं है। समाज भी वैसा ही है ना जैसा कि मैं हूं इस समय। वो समाज भी तो इसी नाली से निकल के आया है, इसी धारा से निकल के आया है, इसी नहर से निकल के आया है। तो जो मट्टी मेरे में मिल गई है वो उनमें भी मिल गई थी। अब उन्होंने उसी मट्टी के आधार पे मेरे को ये बोल दिया तेरे में ये कमियां हैं। क्योंकि समाज को ऐसा लगता है ना कि कमियां अगर सही कर दी तो मामला सही हो जाएगा। अब मामला सही कैसे हो, पहले कमी ढूंढनी तो पड़ेगी, जब भी तो सही करोगे। बस कमी ढूंढने में लग जाता है। अब तो मैं तो खुद ही मान रहा हूं कि अगर बाई चांस मैं लंबा हूं, जैसे मेरी हाइट 6 फुट है, कोई आदमी अगर मुझसे ये कह दे ओए गिट्ठे, मुझे बिल्कुल रिजेंटमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरी ओपिनियन ये है, मेरा सत्य ये है, मेरी अपनी जानकारी ये है कि मैं तो लंबा हूं। क्यों बुरी लगेगी बात? परंतु अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं ट्रेनर तो हुई, कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और लड़की है, अनमैरिड है और थोड़ी सी एडवांस है। एडवांस मतलब उस पहले बोल देती है, उसके बाद सोचती है कि सब बोला क्या है। तो वो अक्सर मैसेज करती रहती थी, ऋषि आई मिस यू अ लॉट, व्हाई डोंट यू कम टू माय फ्लोर, विल गो फॉर अ कॉफी, दिस दैट द टाइम दैट आई स्पेंट विद यू वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम, इट लुक लाइक दैट। मतलब ऐसे कुछ ऐसी बातें जो मेरी बीवी पढ़ लेती तो गारंटी कहता हूँ ना डिनर मिलता ना चाय मिलती घर पे। मैं तो झेल लेता, मेरे बेटे का ना बेटे को कुछ मिलता फिर। ठीक है, तो मैंने उस लड़की से कहा, मैंने कहा कि तू एक काम क्या कर, डोंट सेंड मी दीज मैसेजेस। कहती क्यों? आई लाइक यू सो मच। मैंने कहा दैट इज ओके, बट इफ माई वाइफ रीड्स इट शी विल बी ऑफेंडेड। तो कहते ऋषि और माई डैड्स एज यार। ठीक है, अच्छा मुझे क्या लग रहा था, आई एम 40। तो कभी कभी होता है ना, लो सेल्फ एस्टीम होती है। तो दैट पर्टिकुलर डे आई वॉज एनीवे फीलिंग यार कि मैं 40 हो गया ऋषि, अब थोड़े दिनों बाद तेरा बेटा जवान हो जाएगा, यू विल नॉट बी नो मोर बी इन प्राइम, ऐसे करके ना एक टॉल डार्क एंड हैंडसम लड़का हुआ करता था तू। मैं उस दिन यही सोच रहा था, उसी दिन ये इंसिडेंस हो गया। बात बहुत बुरी लगी मुझे, एंड आई रियली फेल्ट हर्ट। अच्छा, आई लेट दैट गर्ल गो, क्योंकि मतलब आई हैड टू लेट हर गो, आई एम अ ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आई कांट जस्ट रिएक्ट। सो वो लड़की तो चली गई। अब उसके 2 दिन बाद, 5 दिन बाद मैं नीचे गया। अब आदमी के ना दुश्मनी निकालने के अपने अपने तरीके होते हैं। तो बाकी के 4 लोग बैठे थे, मैंने चारों से बात करी, उससे बात नहीं करी। इट वॉज माई ओन वे। लेकिन मैं बाहर आया उसके फ्लोर से और मैंने सोचा ऋषि कर क्या रहा है यार। शी इज अ मेयर 20 year old child. She doesn't know what she has said will affect you badly. And what you have told her may have affected her badly. तूने किसी को धक्का दिया और वो आदमी गिर गया रोड पे, तो उस आदमी की क्या गलती है? वो तो इनोसेंट है।
मैंने कहा हाँ यार ये लड़की इनोसेंट है यार ऋषि, तूने गलती में सजा सुना दी इसे। फिर मैं वापस गया और मैंने उससे कहा कि तू यू गेट अप एंड यू कम टू माई कैबिन। ठीक है, तो शी टोल्ड कि तुमने आज मुझसे बात नहीं करी, आई थॉट यू फेल्ट ऑफेंडेड, यू आर एंग्री एट समथिंग। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तुझसे बात इसलिए नहीं करी बिकॉज आई वांटेड टू आस्क यू फॉर अ कॉफी। मैंने कहा चल चलते हैं। तो जब मैंने कॉफी पी ना उसके साथ, मैंने कहा आज तू पे करेगी। कहती है व्हाई नॉट। तो जब ये मैं लव वाला ट्रांजैक्शन लाता हूं ना, किसी में ऊपर का ट्रांजैक्शन जब लाता हूं, तब चीजें हो जाती है। तो जब तक मैं किसी को इनोसेंट नहीं देखता, मेरे बस की माफ करना है नहीं। जब तक कोर्ट को ये ना पता चले कि भाई ये बंदा वाकई निर्दोष है, जब तक कोर्ट तो माफ नहीं करने वाली। अब मेरा दिमाग एक कोर्ट है, मेरे दिमाग में जजेस बैठे हुए हैं, तो कैसा भी इक्वेशन करूं, अब दिमाग की मेमोरी को सच बोलूं झूठ बोलूं, कुछ भी करूं, ये एन के एन प्रकारेण, वो मेमोरी चेंज करनी है एक एक इंसिडेंस की, किसी व्यक्ति को लेके, किसी इंसिडेंस को लेके, किसी संस्थान को लेके, वो मेमोरी वैसी एक एक इंसिडेंसेस में जाके चेंज करनी है, उससे रिजेंटमेंट का हो जाता है। अभी चक्कर क्या था मेरे साथ, मैं कहता था कि भाई भगवान से भी प्रे करता था, जैसे कहते हैं ना स्टेप 6 में, हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव आवर शॉर्टकमिंग्स। अब जैसे म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपैलिटी से मैं यही तो कह सकता हूं भाई गली का कचरा साफ करो। म्युनिसिपैलिटी से ये कोई कह सकता हूं कि मेरे घर का कचरा साफ करो। म्युनिसिपैलिटी मेरे किचन का कचरा उठा के कोई फेंकेगी, वो तो मुझे ही उठा के फेंकना है ना। हाँ, मुझे उठा के दरवाजे पर रख दूं जो डस्टबिन है, तो वहां से ले जाएगी। मेरे किचन तक म्युनिसिपैलिटी के लोग नहीं आने वाले। तो कहने का अर्थ यह है, स्टेप सिर्फ गलत नहीं है, लेकिन मैं ये प्रक्रिया से तो निकलूं, एक एक इंसिडेंस, ये कचरा कलेक्ट तो करूं। जितने इंसिडेंसेस हुए वो कचरा कलेक्ट करने वाली बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो मेरे एक ना सेगमेंट फ्राइड का एक सेइंग है कि जब तक अननोन को नोन नहीं बनाओगे ना, इट विल कंटिन्यू टू रूल योर लाइफ। अंटिल यू मेक द अननोन इनटू नोन, इट विल कंटिन्यू टू डोमिनेट योर लाइफ। जब तक मेरे ये जो रिजेंटमेंट है ना, मैं इसको पेपर पे नहीं उतारूंगा, जब तक इंसिडेंसेस को पेपर पे नहीं उतारूंगा, पेपर पे माफ करने का प्रयास नहीं करूंगा, इट विल कंटिन्यू टू डोमिनेट माई लाइफ। और एक बार जब मैंने पेपर पे लिख दिए, और जब मैंने लिखा कि भाई भाई गॉड इज रेडी टू गिव मी 10 टाइम मोर बेनिफिट इफ आई रिलीज दिस पर्सन, सो आई रिलीज दिस पर्सन मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तो कचरा मैंने निकाल के गेट पे रख दिया। अब वो जो हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव आवर शॉर्टकमिंग्स है ना, वो काम कर जाएगा। वो स्टेप जब तक काम नहीं करेगा, जब तक मैं कचरा निकाल के गेट पे नहीं रखूंगा अपने। की कोशिश क्या रहती है कि म्युनिसिपैलिटी के लोग मेरे घर में भी घुस जाए, मेरे किचन का एक एक कचड़ा वचड़ा साफ करके ले जाए। नहीं नहीं, थोड़ा सा मुझे कॉपरेट करना पड़ेगा, गॉड के साथ भी कॉपरेट करना पड़ेगा। वो लिस्ट बनानी पड़ेगी, इंसिडेंसेस बनाने पड़ेंगे, उसके बाद उठा के रखना पड़ेगा। और उसके बाद वो रिजेंटमेंट जब मैं वापस मुड़ के देखूंगा, इंसिडेंसेस याद रहेंगे, पर उसका जो इमोशनल टेम्परेचर है ना, वो नहीं रहेगा, फिर वो मुझे डोमिनेट नहीं करेगा। और ये तरीके ने मैंने लगभग 15 लोगों के साथ ट्राई किया है, जो मैंने जिनको टाइम पे स्पॉन्सर किया अलग अलग टाइम पे, सबके साथ काम किया है, सबके साथ काम किया अभी तक। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू फॉर लेटिंग मी अ चांस टू स्पीक।